बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज हम चैप्टर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन मेड हैवी इन द रिम। जो फ्लाई व्हील होता है इंजन का, उसको रिम पे हैवी क्यों बनाया जाता है। तो आप ये फ्लाई व्हील देख सकते हैं, ये बेसिकली इसका रिम है। इस पे इसके रिम पे इसको हैवी क्यों किया जाता है, यानी कि इसकी जो डिज़ाइनिंग की जाती है वो सेंटर में लाइटर होता है, लेकिन इसके रिम पे वो हैवी होता है। तो इसकी रीज़न क्या है। तो बेसिकली फ्लाई व्हील हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो क्या करे, किसी भी रोटेटिंग सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है उसको मेंटेन करके रखे। The rim of the flywheel of an engine made heavy to concentrate more and more mass at greater perpendicular distance from axis of rotation। जो फ्लाई व्हील होता है इंजन का, उसको बेसिकली ऐसे बनाया जाता है ताकि वो क्या करे, कंसंट्रेट करे, उसका जो मैस है रिम पे ग्रेटर होगा। रिम पे ग्रेटर होने का मतलब क्या है, एक्सिस से उसका जो डिस्टेंस है वो काउंट होगा। एक्सिस और डिस्टेंस, रेडियस जो है बेसिकली, रेडियस अगर हम इसको एज ए स्फेयर सर्कल कंसिडर करें, तो यहाँ से लेकर इसका जो रेडियस है, रेडियस पे अगर उसका मैस ज़्यादा है तो उसकी वजह से जो उसका मोमेंटम है वो क्या करेगा, एंगुलर मोमेंटम वो इंक्रीज होगा। इस एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज होने की वजह से जो रोटेशनल इनर्शिया है वो भी इंक्रीज होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इट हैज़ लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों होगा, क्योंकि इस पे जो रिम पे हमने इसको हैवी कर दिया है, यानी कि जो मैस इसका ज़्यादा है वो रिम वाली जगह पर है। तो इसकी वजह से वो क्या करता है, यूनिफॉर्म रोटेशनल स्पीड अपनी जारी रखता है। तो पुटिंग मोर ऑफ द फ्लाई व्हील मैस एट द रिम, रिम पे जब हम फ्लाई व्हील के मैस ज़्यादा कर देंगे तो इसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, यानी कि उस पॉइंट पे उसका मोमेंट लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, पी इक्वल टू एम वी। तो जब मैस ज़्यादा होगा रिम पे तो इस वजह से उसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा होगा। इस लीनियर मोमेंटम को हम उसके रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका एंगुलर मोमेंटम आता है। इसी एंगुलर मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए ये फ्लाई रिम व्हील यूज़ किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द राइफल बैरल रैफल्ड। जो राइफल बैरल होती है उसको रैफल्ड क्यों किया जाता है। ये बेसिकली एक ऐसी हमारे पास एप्लीकेशन है कि जिसमें जो गन है जिसमें से बुलेट फायर किया जाता है, उसकी जो अंदर डिज़ाइनिंग होती है वो क्यों बनाई जाती है, डिज़ाइनिंग कैसी है वो हम देखते हैं। ए राइफल बैरल हैज़ ए स्पायरल ग्रूव पैटर्न दैट इज़ डिज़ाइन इनटू इंटरनल सरफेस ऑफ द गन्स बैरल। ये हमारे पास स्मूथ बोर है, जो गन की आगे नली होती है वो हमारे पास ये स्मूथ है। और ये जो है ये राइफल्ड हुई है, यानी कि इसके अंदर डिज़ाइनिंग हुई है। और ग्रूव्स, स्पायरल ग्रूव्स होते हैं, ये ऐसे रोटेट हुए होते हैं। आप इसकी डिज़ाइनिंग चेक कर सकते हैं कि ये इस तरह ऐसे, मतलब इसमें से जब बुलेट निकलती है तो वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही होती है। which imparts spin to the bullet, due to which the bullet acquires angular momentum about an axis parallel to the barrel। कि जब इसमें से बुलेट फायर करेंगे तो वो इन स्पायरल ग्रूव्स की वजह से वो बुलेट स्पायरल करती हुई निकलेगी, यानी कि वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करते हुए निकलेगी। तो इसका मतलब यह है कि उसमें एंगुलर मोमेंटम भी मौजूद होगा और वो बुलेट अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रही होगी। Since angular momentum is conserved, which keeps the bullet pointing stably in this direction and so improve the accuracy। अब एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, जिसकी वजह से जो बुलेट है वो स्टेबली अपने जो टारगेट है उसकी तरफ वो मूव करती है। दैट इज द डिस्टेंट टारगेट इज हिट एक्यूरेटली। इस वजह से वो जो काफ़ी ज़्यादा दूर हमारे पास टारगेट होता है वो उसको एक्यूरेटली हिट कर सकती है। यानी कि एक तो उसके साथ लीनियर मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी है और लीनियर मोमेंटम है, और दूसरा क्या है, उसके साथ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम भी इंक्लूड होगा, क्योंकि वो बुलेट जो है वो अपने एक्सेस के गिर्द रोटेट कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल फॉर ए पर्सन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रॉ एग एंड ए हार्ड बॉइल्ड एग वन बाय स्पिनिंग ईच ऑन ए टेबल, एक्सप्लेन। कि हम दो एग्स हैं, एक रॉ एग है और दूसरा हमारे पास बॉयल किया हुआ एग है। तो इन दोनों को हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा एग रॉ एग है और कौन सा एग हार्ड बॉयल्ड एग है। तो बेसिकली इसके लिए हम क्या करते हैं,
The raw egg contains more of the liquid in it, and when you rotate it, the centrifugal force will act on the liquid and push it against the inner surface of the egg. कि सपोज जी हमारे पास दो एग हैं 1 और 2, और जो 1 एग है वो क्या है, हमारे पास रॉ एग है। इसके अंदर जो लिक्विड है, जब हम इसको रोटेट करेंगे तो इसका सारा लिक्विड इस एग की इंटरनल सरफेस के साथ इकट्ठा हो जाएगा और वो क्या करेगा, एग के साथ साथ मूव करेगा। दिस इंक्रीजेज द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द एग एंड इट स्पिन्स स्लोली। अब इसकी वजह से इसका रोटेशनल इनर्शिया इंक्रीज कर जाएगा। जब रोटेशनल इनर्शिया इंक्रीज करेगा तो ये एग क्या करेगा, स्लोली स्पिन करेगा। On the other hand, the hard-boiled egg will have lower rotational inertia and will spin faster relative to the raw egg. जबकि जो दूसरा एग है, जो हार्ड बॉइल्ड एग है, उसका रोटेशनल इनर्शिया कम होगा और वो क्या करेगा, उसकी जो स्पिन करने की स्पीड है वो अपने एक्सिस के गिर्द जो रोटेट कर रहा है वो इसकी रॉ एग की निस्बत स्पीड ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है कि वो एग जो स्पिन करेगा स्लो वो हमारे पास रॉ एग होगा, और वो एग जो स्पीड से मूव करेगा वो हमारे पास बॉइल्ड एग होगा। और उस रॉ एग स्लो क्यों मूव करता है, क्योंकि उसका जो रोटेशनल इनर्शिया है वो इंक्रीज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन ए सर्कल डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। जो एक्सेलरेशन है किसी भी बॉडी का जो कि यूनिफॉर्मली सर्कल में मूव कर रही है वो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर क्यों बनाया जाता है, क्यों होता है। बेसिकली जो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो टूवर्ड्स द सेंटर क्यों होता है। तो इसकी रीज़न क्या है, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड देन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, इस पॉइंट पर पहुंचा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर हो गई, इस पॉइंट पर पहुंचा वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। हम किसी भी पॉइंट पे चेक करेंगे तो वो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगी। दिस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो चेंज इन वेलोसिटी होती है, यानी कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम चेंज देखें वेलोसिटी की तो वो हमेशा डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर होगी। ठीक है, यानी कि सेंटर से अगर हम उसका रेडियस के साथ देखें तो वो टूवर्ड्स द टेंजेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन आ रही होती है। Therefore, the centripetal acceleration is always directed towards the center of the circle. तो अब एक तो सर्कल में मूव करने की वजह से उसके साथ सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, इसी वजह से जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ ही होगी। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग बॉडी यूनिफॉर्मली इन सर्कल is not directed towards the center, if the acceleration of a body moving uniformly in a circle is not directed towards the center, then the ये बेसिकली जो स्टेटमेंट है यहाँ पर लिखी गई है, if the acceleration of a moving body, if acceleration of a body moving uniformly in a circle, then it is not directed towards the center। कि अगर हमारे पास जो बॉडी है वो यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन जो है बॉडी का टूवर्ड्स द सेंटर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बॉडी यूनिफॉर्मली मूव नहीं कर रही। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ए बॉल इज जस्ट सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग विदाउट ब्रेकिंग। एक बॉल सस्पेंड की गई है, सपोर्ट किया गया है, हैंग किया गया है उसको एक स्ट्रिंग की मदद से, और वो ब्रेक नहीं कर रही। इफ़ इट इज़ सेट स्विंगिंग इट ब्रेक्स। अगर उसको स्विंग किया जाए, यानी कि उसको अपने उसको हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग की मदद से उसको मूव करवाना शुरू करते हैं अपने एक्सिस के गिर्द, तो वो क्या करता है कि वो टूट जाती है। तो इसकी रीज़न क्या है वो बताना है। तो बेसिकली वेट ऑफ द बॉल एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्टिंग अपवर्ड आर टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉल। जब हम उस बॉल को एक स्ट्रिंग की मदद से हैंग करते हैं तो क्या है कि उस बॉल का वेट डाउनवर्ड है और उसमें स्ट्रिंग में टेंशन अपवर्ड है, तो ये टेंशन और वेट एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, तो वो क्या रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है, रेस्ट में रहती है। इफ द बॉल इज जस्ट सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग विदाउट ब्रेकिंग देन इट्स मीन द बॉल इज एट रेस्ट एंड वेट एंड टेंशन ऑफ द बॉल आर इक्वल।
यानी कि अगर उसको जस्ट सस्पेंड किया गया है एक थ्रेड की मदद से तो क्या होता है, और वो ब्रेक नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि जो बॉल का वेट है वो इसके टेंशन की इक्वल है और बॉल रेस्ट पर होगी। अगर हम इसको स्विंग करवाते हैं तो उससे क्या होगा, इफ इज इट सेट स्विंगिंग देन टेंशन इन द स्ट्रिंग इंक्रीजेज, तो टेंशन जो है स्ट्रिंग में वो इंक्रीज कर जाती है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग अलोंग वेट ऑफ द बॉल। क्या होगा कि जब हम इसको स्विंग करवाएंगे तो इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो इंक्रीज करेगी। और टेंशन क्यों इंक्रीज करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इंक्रीज करेगी। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टेंशन की निस्बत इंक्रीज कर जाए स्विंग करने से, तो उस वक्त ये जो स्ट्रिंग है वो क्या करेगी, टूट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। एन इंसेक्ट इज सिटिंग क्लोज टू द एक्सिस ऑफ ए व्हील if the friction between the insect and the wheel is very small, describe the motion of the insect when the wheel starts rotating। एक इंसेक्ट है और वो एक व्हील के एक्सिस के नज़दीक है। अगर फ्रिक्शन इंसेक्ट और उस व्हील के दरमियान बहुत कम हो तो हमने उस इंसेक्ट की मोशन बतानी है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा जब व्हील रोटेट कर रहा हो। तो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द इंसेक्ट एंड द व्हील। सपोज है हमारे पास एक व्हील है और उसके ऊपर ये इंसेक्ट बैठा है पॉइंट 1 पर, तो क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है किसको, इस इंसेक्ट को, कि वो सेंटर में मूव करे। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, बेसिकली फ्रिक्शन की फोर्स है जो इस व्हील और इस इंसेक्ट के दरमियान मौजूद है। और हमने ये कहा था कि यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो between insect and the very small. Since the friction is very small, the centripetal force will also be very small. सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली इस इंसेक्ट और इस सरफेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वजह से होगी। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर कम हो तो उस वक्त क्या होगा, तो हमने ये कहा कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कम होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है, इसका मतलब क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कम है। एज ए consequences द टेंजेंटल वेलोसिटी विल बी ग्रेटर। तो जो टेंजेंटियल वेलोसिटी है यानी कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उस डायरेक्शन में ये क्या करेगा, इंसेक्ट मूव करेगा। So at any point the insect will be sliding away from the center of the wheel। तो किसी भी पॉइंट पर ये जो इंसेक्ट होगा वो अवे फ्रॉम दी व्हील मूव करेगा। ड्यू टू टेंजेंटियल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंसेक्ट विल स्पायरल आउट ऑफ द व्हील। तो ये बेसिकली अगर यहाँ पे था व्हील तो अब उसी तरह रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये इंसेक्ट क्या करता है, टेंजेंट की तरफ मूव कर जाएगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो अगर ये यहाँ पर मौजूद था तो ये इंसेक्ट ऐसे करके इससे मूव कर जाएगा। यही बात यहां पर लिखी गई है कि ड्यू टू टेंजेंटियल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंसेक्ट विल स्पायरल आउट ऑफ द व्हील। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरेज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है जो अर्थ की निस्बत रेस्ट में हो। तो उन्होंने ये कहा है कि कितने मिनिमम नंबर्स ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हमें रिक्वायर होंगे ग्लोबल कवरेज के लिए, टीवी ट्रांसमिशन जो हम करते हैं उसके लिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरेज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन इज 3। 3 हमारे पास अगर सैटेलाइट्स मौजूद हों तो वो होल अर्थ को कवर कर लेते हैं। सिंस वन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कवर्स 120 डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड, कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ का 120 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसको कवर कर सकता है। सो फॉर द होल पॉपुलेटेड अर्थ सरफेस देयर मस्ट बी 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि अर्थ का जो कंप्लीट लॉन्गिट्यूड होगा वो 360 डिग्री होगा। 120 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये 360 आता है। इस वजह से हमें कितनी सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड होंगी, 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड हैं ताकि इस अर्थ को क्या किया जा सके, कंप्लीटली कवरेज दी जा सके। Hence, the TV transmission can be covered by 3 correctly positioned geostationary satellites। तो जो अर्थ है उसको हम कंप्लीटली कवर कर सकते हैं 3 करेक्टली पोजीशन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट से, यानी कि 3 सैटेलाइट्स हों और वो उनकी जो पोजीशन है वो हमने करेक्ट पॉइंट पे रखी हुई हो, तो वो तीनों सैटेलाइट्स पर सैटेलाइट 120 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करती है, तो वो 360 डिग्री को कवर कर जाएगी, पूरी अर्थ 3 सैटेलाइट्स कवर कर सकेंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेटरी मोशन। सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है रोटेटरी मोशन में। तो बेसिकली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज द मास प्लेज इन लीनियर मोशन। कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रोटेशनल मोशन में
सेम रोल प्ले करता है जैसा कि लीनियर मोशन में मास प्ले करता है। लीनियर मोशन में मास जो रोल प्ले करता है वही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करेगा। The greater the moment of inertia of a body, the greater is the difficulty in starting or stopping its rotation। यानी कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसका मतलब ये है कि हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी उस ऑब्जेक्ट को स्टार्ट या स्टॉप करने में। या सपोज हमारे पास एक व्हील है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि उसको हमें स्टार्ट या स्टॉप करने में उसको डिफिकल्टी फील होगी। इन ट्रांसलेटरी मोशन मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। ट्रांसलेटरी मोशन में मास हमारे पास मेजर ऑफ इनर्शिया है, यानी कि इनर्शिया मेजर की जाती है। देयरफॉर मास की वजह से इनर्शिया मेजर किया जाता है। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया एंड रोटेटरी मोशन। जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रोटेटरी मोशन में, वो रोटेशनल इनर्शिया मेजर करता है। यानी कि इनर्शिया मास की वजह से होता है और जो रोटेशनल इनर्शिया है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से होगा। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। यानी कि जो इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी का फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाई डज द कोस्टिंग रोटेटिंग सिस्टम स्लो डाउन as water drops into the beaker। जो कोस्टिंग रोटेटिंग सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाता है जब वाटर ड्रॉप करता है इनटू बीकर में। बीकर में जब पानी का कतरा गिरता है, तो इसकी वजह क्या है, व्हेन वाटर ड्रॉप्स इनटू द बीकर, जब वाटर ड्रॉप्स बीकर में गिराए जाते हैं, द मास ऑफ द रोटेटिंग सिस्टम इज इंक्रीज्ड। मास क्या कर जाता है, रोटेटिंग सिस्टम का इंक्रीज कर जाता है। This increased mass increases the moment of inertia of the system। ये जो increase mass है वो moment of inertia को increase कर देता है, because moment of inertia depends directly on the mass of the body। क्योंकि जो moment of inertia वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है, उसके mass पे डिपेंड कर रहा होता है। As a result, the coasting rotating system slows down, जिसकी वजह से कोस्टिंग रोटेटिंग सिस्टम स्लो कर जाता है, यानी कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डिक्रीज कर जाती है जब वाटर क्या करता है, बीकर में गिरता है तब। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बॉडी विल बी वेटलेस व्हेन द एलिवेटर फॉल्स डाउन जस्ट लाइक अ फ्री फॉलिंग बॉडी। एक्सप्लेन। एक बॉडी जो है वो वेटलेस हो जाती है जब एलिवेटर फॉल करता है फ्री फॉलिंग बॉडी की तरह। तो वो एक पर्सन उसके अंदर मौजूद है, तो वो बेसिकली क्या हो जाता है, वेटलेस हो जाता है। हमने रीज़न बतानी है कि उसका वेट क्यों नहीं रहता। कंसिडर ए बॉडी, हम उसके लिए क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि कंसिडर ए बॉडी इन एन एलिवेटर मूविंग डाउन विद सम एक्सेलरेशन ए। ये बॉडी है और वो डाउनवर्ड जो मूव कर रही है, बेसिकली उसका एक्सेलरेशन ए है। बॉडी जाहिर सी बात है, एलिवेटर ऊपर जा रहा होगा या नीचे आ रहा होगा, तो जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो हमारे पास ए है। टेंशन जो है स्ट्रिंग में वो टी है, तो टी इक्वल होगा एम जी माइनस एम ए। एम जी इस पर्सन का वेट और एम ए जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होगी। तो व्हेन द बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, जब बॉडी फ्रीली फॉल कर रहा है तो ए इक्वल होगा जी के, यानी कि टी इक्वल टू एम जी माइनस एम जी इक्वल हो जाएगा जीरो के इक्वल। टेंशन जीरो हो गई। टेंशन टी रीड बाय द स्केल गिव्स द अपीरेंट वेट ऑफ द बॉडी, देयरफॉर द अपीरेंट वेट ऑफ द बॉडी विल बी जीरो। कि जो टेंशन है टी जो स्केल रीड करेगा वो हमारे पास अपीरेंट वेट शो करेगा बॉडी का, तो इस वजह से जो अपीरेंट वेट है बॉडी का वो क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि ये अगर हमने एलिवेटर के अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस की मदद से एक ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड कर रहे हैं तो वो फ्रीली फॉल कर रहा है, तो इस वजह से इसको जो इसका वेट है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि टी इक्वल टू एम जी माइनस एम जी इक्वल टू जीरो होगा। इसके बाद इस हेंस ए बॉडी बिकम्स वेटलेस व्हेन द एलिवेटर फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कि जो बॉडी है वो क्या हो जाता है, वेटलेस हो जाता है जब एलिवेटर फ्रीली फॉल करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब हमारे पास इसका लास्ट conceptual question है क्वेश्चन नंबर 11। when a tractor moves with a uniform velocity its heavier wheel rotates slowly than its lighter wheel, why? explain। एक ट्रैक्टर है जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो जो उसका हैवियर व्हील है
वो रोटेट करता है स्लोली उसके लाइटर व्हील की निस्बत। इसकी रीज़न क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली जो हमने फ्लाइंग व्हील पढ़ा था किसी भी इंजन का, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट है उसको ऑन दी रिम जब उसका मैस ज़्यादा कर दिया जाता है तो इस वजह से उसका रोटेशनल इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है, तो वो क्या करता है, स्लोली मूव करता है। तो यही चीज़ जहाँ पर है, जो ट्रैक्टर होगा हैवी जो उसका व्हील है वो स्लोली मूव करेगा क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहाँ पर ज़्यादा है। वी नो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी एंड द डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज आई इक्वल टू एम आर स्केयर। ये एम आर टू नहीं है, एम आर स्केयर है। कि हम ये जानते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी पे, और दूसरा क्या, डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस, आई इक्वल टू एम आर स्केयर, बॉडी का मास एम और दूसरा रेडियस उसका स्केयर। तो ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉलर विल बी एंगुलर वेलोसिटी। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी स्मॉल होगी। जो हैवी व्हील है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है, उस वजह से उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, और जो रेयर व्हील है जो हल्का है जिसका वेट कम है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो इसकी वजह से उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। द मास ऑफ द हैवियर व्हील हैज़ लार्ज वैल्यू ड्यू टू विच इट्स रोटेशनल इनर्शिया इज आल्सो ग्रेटर। जो हैवियर व्हील है उसका मास लार्ज होता है जिसकी वजह से उसकी जो रोटेशनल इनर्शिया है वो हमारे पास ग्रेटर होगी। सो व्हेन ए ट्रैक्टर मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब ट्रैक्टर मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो उसका हैवियर व्हील रोटेट करता है स्लोली उसके लाइटर व्हील की निस्बत, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारे पास लाइटर व्हील जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, और जो हैवियर व्हील है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो वो व्हील की जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो कम होगी। तो यहाँ तक इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मज़ीद कोई भी टॉपिक देखने के लिए या कोई भी किसी भी एक्सरसाइज के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।